हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जहां फिजियोलॉजी वर्ड का मतलब होता है कार्य का अध्ययन या क्रियाविधि। हम किसके कार्य का अध्ययन करेंगे, किसके क्रियाविधि के बारे में जानेंगे? वो है मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब होता है पेशी में संकुचन या पेशी में सिकुड़न। कहने का मतलब है कि हमको बात करना है कि पेशी में संकुचन या पेशी में सिकुड़न जो है वो कैसे होता है, उसकी क्रिया विधि के बारे में हम लोगों को जो है पढ़ना है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप जो है जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग जो है द मोस्ट एक्यूरेट एंड एक्सेप्टेड थ्योरी। जहां मोस्ट का मतलब होता है ज्यादातर, एक्यूरेट का मतलब होता है सही, एंड एक्सेप्टेड का मतलब होता है और मान्य, थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत। कहने का मतलब है कि ज्यादातर सही और मान्य थ्योरी फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए, द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इस वर्ड का मतलब होता है मसल में रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया। यानी इस वर्ड को हम कैसे समझेंगे, इस पूरी लाइन को? ये कह रहा है कि मसल में जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रक्रिया हो रही है, जो सिकुड़ने और फैलने की जो प्रक्रिया हो रही है, उसको समझने के लिए सबसे ज्यादा सही और मान्य थ्योरी है। वो कौन सी थ्योरी है? इज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। वो थ्योरी है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट का मतलब, स्लाइडिंग फिलामेंट का थ्योरी का मतलब होता है, स्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलना। यानी कि फिलामेंट जो है कैसे फिसलते हैं, इस थ्योरी के द्वारा हम मसल के कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन यानी सिकुड़न, और जो है रिलैक्सेशन यानी फैलाव की प्रक्रिया को जो है समझ सकते हैं। यही सबसे एक्सेप्टेड यानी यही सबसे ज्यादा सही और मान्य थ्योरी है। कौन? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसी के द्वारा हम इसकी प्रक्रिया को, मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया यानी उसके फिजियोलॉजी को जो है समझेंगे इसी थ्योरी के द्वारा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के द्वारा। तो चलिए आगे बात करते हैं। लेट अस, आइए, लेट अस का मतलब होता है आइए, अंडरस्टैंड मतलब आइए समझते हैं, द कंप्लीट प्रोसेस जो पूरी प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो पूरी प्रक्रिया है, आइए उसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं कैसे होती है। फर्स्ट स्टेप है वह इनकमिंग एक्शन पोटेंशियल, या इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल के नाम से भी जानते हैं। यानी ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, हम इसको कहते हैं संदेश या सूचना। समझने के लिए कह रहे हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम लोग जो है अपने समझने की भाषा में कहेंगे ये सूचना या संदेश जो है कैसे आ रहा है। इनकमिंग का मतलब होता है आना, यानी ये इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होता है या इसी को हम लोग एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ये कैसे आ रहा है। देखेंगे इसमें जो है एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल नॉन एज एन एक्शन पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है हम इसको जो है एक्शन पोटेंशियल के रूप में भी जानते हैं। आगे बात करेंगे। ट्रेवल मतलब यात्रा, फ्रॉम द ब्रेन व स्पाइनल कॉर्ड। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से यात्रा करके, थ्रू मतलब किसके द्वारा? द एक्सान ऑफ मोटर नर्व। जो मोटर नर्व की एक्सान होती हैं उनके द्वारा जो होता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से यात्रा करके कहाँ आता है? दिस सिग्नल रीच, ये सिग्नल कहाँ पहुंचता है? द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड रिलीज केमिकल। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास पहुंचता है और केमिकल को जो है रिलीज करता है। ये तो हो गई थ्योरेटिकल रूप से इनकमिंग एक्शन या इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं बड़े बेहतर तरीके से। चलिए देखते हैं। ये सिग्नल है, हमने लिखा है ई। इसका मतलब होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी बाहरी वातावरण से जब कोई सिग्नल आता है, कोई सूचना आती है, तो वो चली जाती है कहाँ पर? सेंसरी ऑर्गन के पास। ये सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं? जैसे हमारी आई हो गई, स्किन हो गई, या हमारी जो है टंग हो गई, ये सब सेंसरी ऑर्गन होते हैं। इस सेंसरी ऑर्गन में प्रेजेंट होती है हमारी
नर्व सेल। ये नर्व सेल जो होती हैं इस सिग्नल को जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती हैं। क्यों इस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है? इसलिए ताकि हमारा ब्रेन इस सिग्नल को पढ़ सके। वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल के भाषा को ही पहचानता है, अदर किसी जो है भाषा को नहीं पहचानता है। जब तक ये सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में नहीं कन्वर्ट होंगे नर्व के द्वारा और वे ब्रेन इसको या स्पाइनल कार्ड इसको नहीं पढ़ सकता है। कैसे इसको हम समझेंगे? तो चलिए इसको जो है व्यावहारिक जीवन में उपयोग होने वाले एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी को मैसेज किया या पत्र लिखा, अगर अगला वाला बंदा जो है वो मैसेज को सिर्फ हिंदी में पढ़ना जानता है, अगर आपने अपना मैसेज इंग्लिश में लिख दिया तो क्या वो समझ पाएगा उस मैसेज को? नहीं समझ पाएगा। वैसे हमारा ब्रेन होता है, जब बाहर से कोई सिग्नल आती है, सूचना आता है, संदेश आता है तो सेंसरी ऑर्गन के पास आता है। ये सेंसरी ऑर्गन उस सिग्नल को रिसीव कर लेता है, तो वहां पर प्रेजेंट होते हैं नर्व सेल और ये नर्व सेल जो होती हैं उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती हैं और ये सिग्नल चला आता है ब्रेन या स्पाइनल कार्ड के पास। अगर ब्रेन के पास आता है तो ब्रेन इस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो है एनालिसिस करेगा कि किस प्रकार की सूचना आ रही है, उस हिसाब से जो है फिर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा, एक संदेश जनरेट करेगा। कहाँ पर? इफेक्टर ऑर्गन के पास। तो यहाँ पर एक बात फंस जाती है, यहाँ लिखा है ब्रेन या स्पाइनल कार्ड, यहाँ देखिए लिखा है ना कि ट्रेवल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ट्रेवल करके जो है स्पाइनल या जो है ब्रेन के पास आता है, तो उसको जो है ये समझता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो है समझा जाता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के द्वारा। स्पाइनल कार्ड के द्वारा तो नहीं समझा जाता है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, वहां तो एक्शन लिया जाता है, लेकिन समझने का काम सिर्फ ब्रेन करता है। ब्रेन उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को समझता है और एक निर्णायक जो है सिग्नल भेजता है इफेक्टर ऑर्गन के पास। तो ये बात यहाँ फँस जाती है कि कैसे जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसके पास जाएगा? ब्रेन के पास जाएगा कि स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा? ये दोनों के पास कब जाएगा? कि ब्रेन के पास जाना है कि स्पाइनल कॉर्ड के पास? ये कैसे डिसाइड होगा? कन्फ्यूजन की बात यहाँ है। अगर ये दोनों चीज़ें लिख दी जाएँ एक साथ तो व्यक्ति या स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि हाँ, किसके पास जाएगी? तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे जाएगी। ये जो सिग्नल आ रहा है, इसके सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का सिग्नल आ रहा है। तब डिसाइड होता है कि ब्रेन के पास जाना है कि स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो बताते हैं कैसे। ये सिग्नल मान लीजिए सुनियोजित तरीके का सिग्नल है। अगर सुनियोजित तरीके का अगर सिग्नल है, तब ये सिग्नल ब्रेन के पास आएगा। अगर सिग्नल सुनियोजित तरीके का नहीं है, तो ये सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड के पास आएगा। तो ये सुनियोजित प्रकार का सिग्नल क्या होता है? सुनियोजित प्रकार का सिग्नल वो सिग्नल होता है, जब हम किसी व्यक्ति से कहते हैं कि आप ये बुक उठाकर हमको दीजिए। तो आपके सेंसरी ऑर्गन ने इस सूचना को पकड़ा। सेंसरी ऑर्गन मतलब हमारी ईयर, कान ने उस जो है सूचना को पकड़ा। अब पकड़ कर जो है उसको जो है यहाँ पर होता है नर्व सेल, उस सूचना को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और ब्रेन के पास पहुंचा देगा। ब्रेन इस सिग्नल को जो है एनालिसिस करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एनालिसिस करेगा और एक जो है सिग्नल जनरेट करेगा। वहां पर मोटर नर्व के द्वारा एक सिग्नल जनरेट करेगा और उस सिग्नल को मोटर नर्व लेकर आएगी। कहाँ लेकर आएगी? इफेक्टर के पास। इफेक्टर में क्या हो सकता है? ऑर्गन हो सकते हैं हमारे, मसल हो सकती है हमारी, ग्लैंड हो सकती है। तो ये सिग्नल जो होता है ब्रेन के द्वारा चला आएगा हमारे मसल के पास। किस मसल? हाथ के मसल के पास आएगा। तो इसको कहेगा, तो जो है जैसे ही इसके पास आ जाएगा, हाथ के जो मसल है इसके पास जैसे ही वो सिग्नल आएगा, आप जो है बुक उठाएंगे, उठाकर उस व्यक्ति को दे देंगे। ये होता है सुनियोजित प्रकार का सिग्नल। तो इस कंडीशन में ब्रेन के पास आएगा, ब्रेन जो है डिसीजन लेगा और उसके बाद जो है एक्शन होगा। तो किस कंडीशन में स्पाइनल कार्ड के पास आएगा? उस कंडीशन में जिस कंडीशन में ये सुनियोजित प्रकार का सिग्नल ना हो। तो इसको कैसे समझेंगे? इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे आप चल रहे हैं रास्ते में और आपको कांटा चुभ जाए या किसी गर्म वस्त्र के संपर्क में आपका जो है पैर आ जाए, उस कंडीशन में ये सिग्नल जो है ब्रेन के पास नहीं पहुंचेगा, वो पहुंचेगा स्पाइनल कॉर्ड के पास।
अगर ब्रेन के पास पहुंच जाए तो क्या होगा? अगर ब्रेन के पास पहुंच गया तो वहां पर सोचेगा समझेगा, तब तक पता चला कांटा आपके जो है पैर के आर पार चले जाएगा या आपकी स्किन जो है जल जाएगी बहुत ज्यादा। तो उस समय हमको एक्शन लेना है तुरंत। तो इसलिए वो सिग्नल चला आएगा स्पाइनल कार्ड के पास। आप तुरंत जो है अपना पैर झटके के साथ उस गर्म वस्त्र से या कांटे से जो हटा लेंगे, जो कांटा आपके पैर में चुभ रहा है। समझ गए? तो इस तरीके से सिग्नल के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार का सिग्नल है, उस टाइप से जो है ये पहुंचेगा ब्रेन या स्पाइनल कार्ड के पास। तो हम यहाँ बात कर लेंगे ब्रेन के संदर्भ में लेकर हम बात करेंगे यहाँ पर। तो मान लीजिए ये सिग्नल जो है ब्रेन के पास आया, तो ब्रेन उस सिग्नल को जो है एनालिसिस करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो है बदल बदल गया है ये, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल रूप में एक जो है सूचना जनरेट करता है और ये सूचना जो होती है मोटर नर्व के द्वारा जो होता है। और ये जो हमने यहाँ पर एक नर्व आपको बनाया है, ये होती है हमारी तंत्रिका सेल। तो ये जो है मोटर नर्व है और ये जो तंत्रिका तंत्र है इसमें पाया जाता है एक्सान, ये देख रहे हैं। तो मोटर नर्व की जो एक्सान होती है इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेकर चली आती है कहां पर? एक्सान टर्मिनल लिख रहा है ना, देखिए यहाँ पर लिखा है कि दिस सिग्नल रीच न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये जो सिग्नल होता है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास आ जाता है। ये देखिए ये हिस्सा होता है ये न्यूरोमस्कुलर हमने लिखा है और ये हिस्सा होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास आ जाता है और केमिकल जो है रिलीज करता है। यानी कि ब्रेन के द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है मोटर नर्व के द्वारा एक्सान के थ्रू ये इसके टर्मिनल पे आ जाता है, छोर पर आ जाता है और ये होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसे कहते हैं थोड़ी सी जानकारी ले लें। आने वाली जो वीडियो होगी नेक्स्ट और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है एक टॉपिक बनाई गई है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उसमें जो है हम उस वीडियो में उस टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। अभी आपको सिर्फ थोड़ी सी जानकारी दे दें, जहां ये नर्व सेल और हमारी ये मसल सेल, ये मसल फाइबर देख रहे हैं, ये जहां हमारी नर्व सेल और मसल फाइबर जहां आके आपस में मिलती हैं, हम उस जगह को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। याद रखिएगा ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। कौन? मसल फाइबर और ये जो नर्व सेल का एंड पॉइंट होता है जिसको हम एक्सान टर्मिनल कहते हैं, या ये होता है सिनेप्टिक नोड। और हमने इस सिनेप्टिक नोड को जो है इस सिनेप्टिक नोड को हमने जो है बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने यहाँ पर अलग से सिनेप्टिक नोड को बना दिया है, क्योंकि ये सिनेप्टिक नोड पार्ट होता है नर्व का ही। यानी कि ये जो इसका अंतिम लास्ट पार्ट होता है नर्व सेल का सिनेप्टिक नोड, और ये मसल फाइबर जहां आकर आपस में मिलती हैं उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। समझ गए ना? और याद रखना ये कभी भी आपस में एक दूसरे से फिजिकली रूप से नहीं मिलती हैं, इनके बीच होता है गैप और इसी गैप को हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो चलिए यहाँ तक आ गए। तो मान लीजिए ये सिग्नल यहाँ तक आया, जब ये सिग्नल यहाँ तक आता है तो केमिकल को जो है रिलीज करता है। तो आगे बात करें इसमें जो है, चलिए देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप है वो है रिलीज ऑफ कैल्शियम। यहाँ कैल्शियम का रिलीज होता है, कैसे होता है? एसिटाइल कोलिन trigger an electrical impulse along the muscle membrane। जो एसिटाइल कोलिन होता है वो ट्रिगर कर देता है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स along द मसल मेम्ब्रेन। और जैसे ही एसिटाइल कोलिन जो है ट्रिगर करता है, उत्तेजित करता है, तो एक नया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है वो मसल मेम्ब्रेन के अलोंग होता है। इस चीज को कैसे समझेंगे? ये मसल मेम्ब्रेन क्या चीज होता है? तो चलिए पहले इस लाइन को जानने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। देखिए ये हमारा होता है नर्व सेल, और ये नर्व सेल जो होता है ये इसका जो लास्ट पॉइंट होता है हम इसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। और ये एक्सॉन टर्मिनल पे होते हैं सिनेप्टिक नोड। ये जो सिनेप्टिक नोड होता है, ये सिनेप्टिक नोड में होते हैं हमारे सिनेप्टिक वेसिकल। ये जो सिनेप्टिक वेसिकल होते हैं सिनेप्टिक नोड के अंदर, इसमें प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हम लोग जो कहते हैं एसिटाइल कोलिन। ये एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है जो सिनेप्टिक नोड के अंदर एक सिनेप्टिक वेसिकल होता है, उसी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो मान लीजिए जैसे ही ब्रेन से कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है एक्सान के थ्रू इसके टर्मिनल तक, कहाँ? सिनेप्टिक नोड। तो सिनेप्टिक नोड के अंदर होता है सिनेप्टिक वेसिकल और इसके अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि एसिटिल कोलिन।
ये एसिटिलकोलिन को जो है ट्रिगर कर देता है, उत्तेजित कर देता है। और जब ये उत्तेजित कर देगा तो एसिटिलकोलिन जो होता है वो सिनेप्टिक वेसिकल से जो होता है रिलीज होगा। देखिए रिलीज होगा यहाँ पर। ये रिलीज होकर जो होता है, ये आप देख रहे हैं मसल फाइबर। ये मसल फाइबर क्या चीज होता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये देखिए ये होती है हमारी होल मसल। इसके बारे में हमने आपको अपने पिछले वीडियो में जो है बड़े अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है ना? तो ये देखिए ये हमारी होती है होल मसल। ये होल जो मसल होती है, वो 3 लेयरों से मिलकर बनी होती है। 3 लेयर होते हैं, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम। और ये जो होल मसल होती है, वो बनी होती है मसल फाइबर की। यानी कि अगर हम इस होल मसल के ऊपर की लेयर को अगर हटा दें एपीमाइसियम को, तो हमको जो है मसल फाइबर दिखाई देने लगेगा। यानी कि जो हमारी होल मसल होती है, पूरी मसल होती है, वो मसल फाइबर से मिलकर बनी होती है। और ये मसल फाइबर के ऊपर एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम कहते हैं सार्कोलेमा। ये होती है झिल्ली किसके ऊपर? मसल फाइबर के ऊपर। फिर ये जो मसल फाइबर होती है, ये बनी होती है मायोफाइब्रिल से। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आप सिर्फ इतना समझिए, ये जो होल मसल होती है, ये बनी होती है मसल फाइबर से। अगर ये जो मसल फाइबर होती है, इसके ऊपर जो लेयर होती है, हम इसको कहते हैं सार्कोलेमा। समझ गए ना? एक बार फिर समझ लेते हैं। ब्रेन से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा मोटर नर्व के द्वारा, जो है वो कहाँ आता है? एक्सॉन टर्मिनल, यानी कि इसके एंड तक आता है नर्व के। तो नर्व के एंड में जो होता है सिनेप्टिक नोड की एक संरचना पाई जाती है। इस सिनेप्टिक नोड में जो होता है सिनेप्टिक वेसिकल पाए जाते हैं, थैलियां पाई जाती हैं। इस थैली में जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसको एसिटाइलकोलिन कहते हैं। ये सिग्नल जो है इसको उत्तेजित कर देता है। जैसे ही इसको ट्रिगर करेगा, उत्तेजित करेगा, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होते हैं एसिटिलकोलिन, वो रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होकर वो चले आते हैं कहाँ पर? सार्कोलेमा पर। ये किसका? मसल फाइबर की जो है मेम्ब्रेन होती है। तो इस सार्कोलेमा पर चले आते हैं। और जब जैसे ही सार्कोलेमा पर आते हैं, तो एसिटिलकोलिन जो होता है इस लेमा से, यानी सार्कोलेमा जो झिल्ली होती है, इससे बंध जाते हैं। बंधने के बाद एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं, यानी एक सूचना जनरेट करते हैं। तो क्या होता है आगे देख लेते हैं। इसमें देखें, वो ये कह रहा कि एसिटाइल कोलिन ट्रिगर एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जो एसिटाइल कोलिन होते हैं, जैसा हमने आपको अभी बताया है, एसिटाइल जो कोलिन होते हैं वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है जनरेट करते हैं, या कह सकते हैं कि उत्तेजित करते हैं। क्या? अलोंग द मसल मेम्ब्रेन। जो मसल मेम्ब्रेन के अलोंग चलते हैं, कौन? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। देख रहे हैं, ये मसल फाइबर होती है सार्कोलेमा। यानी कि जैसे ही एसिटिलकोलिन इससे बंधेंगे, तो एक नया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है जनरेट हो जाता है, जो सार्कोलेमा के जो है एलार्म चलता है, उसके साथ चलता है। क्या है? सार्कोलेमा लिखा ना कि मसल मेम्ब्रेन, जिसको सार्कोलेमा कहते हैं। आगे कहा था काजिंग, जिसके कारण होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड द मसल। यानी कि जो एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक संरचना पाई जाती है, जो इस मसल फाइबर के अंदर पाई जाती है। तो क्या होता है देखें, काजिंग, जिसके कारण जो होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड द मसल, यानी मसल के अंदर जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक संरचना पाई जाती है, जिसके कारण जो होता है रिलीज ए मैसिव अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन। जिसके कारण जो होता है इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो होता है वो मैसिव अमाउंट में जो है, यानी कि ज्यादा अमाउंट में जो है कैल्शियम आयन जो है रिलीज होने लगते हैं। कह लिया, रिलीज ए मैसिव अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन, यानी कि ज्यादा मात्रा में जो कैल्शियम आयन जो है रिलीज होने लगते हैं। कैसे होंगे समझ रहे हैं ना? कि जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, ये एसिटाइल कोलिन को जो है ट्रिगर कर देता है। एसिटाइल कोलिन जो होता है वो मसल फाइबर के ऊपर एक लेयर होती है सार्कोलेमा, इससे जुड़कर जो होता है एक नया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है क्या करता है, इस मसल फाइबर के अंदर एक संरचना पाई जाती है, जिसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम पाया जाता है, तो जैसे ही ट्रिगर करता है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है मैसिव अमाउंट में जो कैल्शियम आयन जो है रिलीज होने लगते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में आके देखते हैं, अनकवरिंग ऑफ द बाइंडिंग साइट। इस स्टेप को जो है हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे बड़े अच्छे तरीके से, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले इसमें एक लाइन पढ़ेंगे, फिर इस स्टेप को हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू जो है समझेंगे। तो चलिए इसमें एक लाइन पढ़ते हैं। द रिलीज कैल्शियम आयन बाइंड डायरेक्टली टू द ट्रोपोनिन प्रोटीन। जो कैल्शियम आयन रिलीज हुआ है, जो निकला है, वो डायरेक्ट रूप से सीधे तौर पे जो है
ट्रोपोनिन प्रोटीन से जाकर बंध जाता है। ये तो बात हो गई यहाँ तक। तो चलिए इसको हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू जो है समझते हैं। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, जो हमारी होल मसल होती है, वो मसल फाइबर से मिलकर बनी होती है। जो मसल फाइबर होती है, वो मायोफाइब्रिल से मिलकर बनी होती है। और ये जो मायोफाइब्रिल है, हमने इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है। जैसा कि आप पहले ही इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जो है जानते हैं। ये जो मायोफाइब्रिल होता है, वो 2 प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एक होता है एक्टिन प्रोटीन और दूसरा होता है मायोसिन प्रोटीन। जो एक्टिन प्रोटीन होता है, हम इसको जो है थिन फिलामेंट कहते हैं। थिन का मतलब होता है पतला, यानी ये पतले धागे नुमा संरचना होती है, जिसको हमने जो है नीले कलर से जो है डिनोट किया है। ये जो मायोसिन प्रोटीन होती है, ये थिक फिलामेंट होती है, यानी मोटी संरचना होती है, जिसको हमने जो है ब्लैक कलर के जो है से डिनोट किया है। ये देखिए यहाँ पर और ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। जो एक्टिन प्रोटीन होती है, वो 2 प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। वो 2 प्रोटीन होती हैं ट्रोपोनिन और एक होती है ट्रोपोमायसिन। इससे मिलकर जो है एक्टिन प्रोटीन बनी होती है इन 2 प्रोटीन से, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायसिन। तो चलिए इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, ये कैसे दिखते हैं। क्योंकि इन्हीं के जो है स्लाइडिंग से, यानी कि यही जो फिलामेंट होते हैं एक्टिन और जो है मायोसिन, ये 2 जो फिलामेंट होते हैं, जब एक दूसरे पर जब फिसलते हैं, तभी हमारे मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं। ये है स्ट्रक्चर एक्टिन और जो है मायोसिन प्रोटीन का। ऊपर जो है, जो संरचना बनाया है, वह है एक्टिन फिलामेंट या एक्टिन प्रोटीन की। ये एक्टिन प्रोटीन जो होती है, वो 2 प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायसिन। ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायसिन प्रोटीन कैसे पाई जाती हैं? ये जो आप गोल संरचना देख रहे हैं रेड कलर की, वो होती है एक्टिन प्रोटीन, और इसके ऊपर एक धागे नुमा जो आप संरचना देख रहे हैं, ये होती है ट्रोपोमायसिन। तो ट्रोपोनिन कहाँ होता है? जो ट्रोपोमायसिन होती है धागेनुमा संरचना, इसी से एक छोटी-सी गोल संरचना होती है, जिसको हमने जो है नीले कलर से डिनोट किया है। ये होती है हमारी ट्रोपोनिन। अब यहीं से खेला शुरू होता है। ये कैल्शियम आयन, क्यों ये कैल्शियम आयन कहाँ रिलीज हुआ? मसल फाइबर के अंदर। और मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल पाए जाते हैं। मायोफाइब्रिल एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की बनी होती है, और ये प्रोटीन की संरचना जो होती है, हमने यहाँ पर आपको बनाया है। ये सारी संरचना कहाँ पर है? इसके अंदर है भाई। हमने तो आपको समझने के लिए यहाँ पर बनाया है। तो ये कैल्शियम आयन जैसे ही जो है ट्रोपोनिन से जो है जुड़ता है, तब जुड़ेगा तो क्या होगा? आगे जो है बात करते हैं, इसमें देखेंगे। ट्रोपोनिन चेंज इट्स शेप। जो ट्रोपोनिन होता है, प्रोटीन जो होती है, वो अपने शेप को, आकार को जो है चेंज कर लेती है। यानी कैल्शियम आयन जैसे ही ट्रोपोनिन प्रोटीन से जुड़ेगा, इस छोटी सी, वो अपना आकार क्या करेगा? चेंज कर लेगा। जब चेंज कर लेगा क्या होगा? एंड और क्या करेगा? पुल ट्रोपोमायसिन प्रोटीन, और ट्रोपोमायसिन प्रोटीन को जो है खींच लेगा, या उसको कह सकते हैं शिफ्ट कर देगा। कैसे देखेंगे? ये देखिए, ट्रोपोनिन प्रोटीन से ये कैल्शियम जैसे ही जुड़ेगा, तो इसका अपना अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा। जब चेंज करेगा, तो इसकी के ऊपर तो ट्रोपोमायसिन जो है पाई जाती है, जो धागेनुमा संरचना है इसी ट्रोपोनिन के ऊपर। तो जब चेंज करेगा ये अपना स्ट्रक्चर, तो ट्रोपोमायसिन धागा जो होता क्या हो जाएगा? वो शिफ्ट हो जाएगा, माने एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चला जाएगा। तो क्या होगा? देखेंगे, अलोंग विथ इट। ये कह रहा है अलोंग विथ इट का मतलब होता है ट्रोपोमायसिन प्रोटीन और ट्रोपोनिन प्रोटीन दोनों एक दूसरे के साथ चलती हैं। तो क्या होगा? देखेंगे इसमें। वंस ट्रोपोमायसिन शिफ्ट, अगर एक बार ट्रोपोमायसिन शिफ्ट हो जाए, वही मैंने आपको जैसा आपकी पहले ही बता दिया कि जैसे ही कैल्शियम इससे जुड़ेगा, ये अपना आकार चेंज करेगा। जब आकार चेंज करेगा, तो जो ट्रोपोमायसिन है, वो शिफ्ट हो जाएगी। वही कह रहा है कि वंस ट्रोपोमायसिन शिफ्ट, अगर एक बार ट्रोपोमायसिन अगर शिफ्ट हो गई, तब बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन फिलामेंट आर कंप्लीटली एक्सपोज्ड। तो कह रहा है ना यहाँ पर, जो बाइंडिंग साइट होता है एक्टिन प्रोटीन का, जो एक्टिन प्रोटीन का जो बाइंडिंग साइट होता है फिलामेंट का, वो आर कंप्लीटली एक्सपोज, वो जो है पूरी तरीके से खुल जाएगा। कैसे खुल जाएगा? मैं आपको एक बात बता दूं, जैसा मैं आपको
ये फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ। आप पूरे यूट्यूब पर देख लीजिए, ढूँढ लीजिए, पाएँगे ही नहीं। ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए देख लेते हैं, कैसे? ये देखिए, ये जो एक्टिन हमारी जो फिलामेंट होता है, प्रोटीन होता है, वो किससे घिरा हुआ है? ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट से, धागे से घिरा हुआ है। तो जब ये ये ट्रोपोमायोसिन से क्या जुड़ा हुआ है? ट्रोपोनिन। और कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से जैसे ही जुड़ता है, ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा। जब अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, तो ट्रोपोमायोसिन क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी, उसका जगह बदल जाएगा। जब जगह बदल जाएगी, तो जो एक्टिन फिलामेंट होगा वो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तो खुल जाएगा तो क्या होगा? आगे बात करेंगे, अगले स्टेप में देखिएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने धागा नहीं, यहाँ धागा नहीं है ट्रोपोमायोसिन का, इस जो है एक्टिन फिलामेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये धागा जो है शिफ्ट हो गया है। क्यों शिफ्ट हो गया है? क्योंकि ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आयन जुड़ गया। जब जुड़ जाएगा तो अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा। जब स्ट्रक्चर चेंज करेगा तो ये जो है ट्रोपोमायोसिन को जो है शिफ्ट कर देता है, पुल करता है अपनी ओर, खींचता है। जब खींचेगा तो ये जो एक्टिन फिलामेंट होती है, जो एक्टिन प्रोटीन होती है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है? खुल जाती है। तो यही लिखा है देखो बीच में, द साइट वेयर मायोसिन अटैच, मतलब वे साइट जहां मायोसिन अटैच होता है। यानी कि ये मायोसिन जो प्रोटीन होती है, ये देख रहे हैं, मायोसिन जो होता है वो हेड नुमा संरचना होती है, ये भी ये प्रोटीन होती है। ये मायोसिन प्रोटीन जो होती है, इस एक्टिन फिलामेंट से आकर जो है जुड़ जाती है। कैसे जुड़ती है? क्योंकि यहाँ पर एक साइट होता है, ये हेड इसी से आकर जो है जुड़ेगा। और ये हेड जो होता है, मतलब ये जगह जो होती है, ट्रोपोमायोसिन जो है घेर के रखती है। तो जब कैल्शियम ट्रोपोनिन से जुड़ता है तो ये जगह खाली हो जाती है, ये ट्रोपोमायोसिन हट जाती है। तो जब हटेगी तो जो मायोसिन जो हेड होता है, वो इस जो है एक्टिन फिलामेंट से आकर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। हम अगले स्टेप में बात करेंगे। जैसा तो चलिए हम अगले स्टेप के बारे में बात करते हैं। वो स्टेप है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तो चलिए बात करते हैं, इसमें क्या होता है? द मायोसिन हैड यूज एनर्जी फ्रॉम एटीपी। जो मायोसिन प्रोटीन होता है, जो मायोसिन प्रोटीन का जो हेड होता है, एटीपी ऊर्जा का उपयोग करके आगे क्या करता है? द मायोसिन हेड इमीडिएटली बाइंड टू द एक्टिन फिलामेंट। जो मायोसिन का हेड होता है, वो तुरंत जो होता है एक्टिन फिलामेंट से जाकर जुड़ जाता है या बाइंड हो जाता है। तो चलिए इसको एक बार फिर जो है पढ़ लेते हैं। जो मायोसिन प्रोटीन का जो हेड होता है, वो एटीपी ऊर्जा का उपयोग करके तुरंत एक्टिन फिलामेंट से जाकर जुड़ जाता है। आगे क्या होता है? फार्मिंग क्रॉस ब्रिज। आगे क्या करता है? वो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। ये कैसे होता है? तो चलिए इसको हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू जो है समझते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग इसमें जो है इस स्टेप को समझने के लिए। इससे पहले जो हमने स्टेप आपको पढ़ाया था, अनकवरिंग ऑफ बाइंडिंग साइट, वहां से इसको समझेंगे कैसे। चलिए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं उस स्टेप में क्या हुआ था, जो कैल्शियम हमारा आयन था, वो ट्रोपोनिन प्रोटीन से आकर बाइंड हो जाता है। और हम जानते हैं जो ट्रोपोनिन जो प्रोटीन होती है, उसके ऊपर एक फिलामेंट होता है, एक धागा नुमा संरचना होती है, जिसको हम लोग जो है ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। ये ट्रोपोमायोसिन जो होता है, वो एक्टिन फिलामेंट को जो होता है वो घेर कर रखता है। तो जैसे ही ये कैल्शियम आयन इस ट्रोपोनिन जो है प्रोटीन से जुड़ेगा, तो इसके स्ट्रक्चर को जो है चेंज कर देता है। जैसा कि हम जानते हैं जो ट्रोपोनिन होता है वो गोल जैसी संरचना होता है, और वो ट्रोपोमायोसिन से जो होता है जुड़ा रहता है। जब कैल्शियम इससे आकर जुड़ेगा तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा चेंज। जब इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा ट्रोपोनिन का, तो क्या करेगा, ये इसको ऊपर जो धागेनुमा संरचना है ट्रोपोमायोसिन की, वो क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि उसका स्थान बदल जाएगा। जब उसका स्थान बदल जाएगा तो क्या होगा? देखें, ये जो एक्टिन फिलामेंट होती है वो क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी, खुल जाएगी पूरी तरीके से। जब ये पूरी तरीके से खुल जाएगी, जो मायोसिन प्रोटीन का जो हेड होता है वो इससे आकर जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? ये जो एक्टिन फिलामेंट होता है, जो प्रोटीन होती है, ये जो गोल-गोल प्रोटीन आप देख रहे हैं, इसी पर जो है बाइंडिंग साइट होता है मायोसिन प्रोटीन का। और ये तब तक नहीं बन सकता जब तक इसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन की लेयर रहेगी। जब ये लेयर हट जाती है,
ट्रोपोनिन के वजह से, माने वजह से कैसे, जब कैल्शियम इससे जुड़ेगा इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तब जो है ट्रोपोमाइसिन जो है हट जाएगी, तब ये जो होता है एक्टिन फिलामेंट जो होता है ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा तो मायोसिन प्रोटीन का जो हेड होता है इससे आकर जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, यहाँ इस स्टेप में बात करेंगे यहाँ से। तो जो मायोसिन का जो हेड होता है वो एटीपी का यूज करके जो होता है इस एक्टिन फिलामेंट, ये जो एक्टिन फिलामेंट होता है इससे आकर जुड़ जाता है। तो जुड़कर क्या करता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन का निर्माण कर देता है। तो उसके बाद क्या होता है, अगले स्टेप में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है, पावर स्ट्रोक। अगला स्टेप जो होता है वो पावर स्ट्रोक है। कैसे, आफ्टर बाइंडिंग, यानी बाइंडिंग के बाद द मायोसिन हेड पुल द एक्टिन फिलामेंट इनवर्ड। जो मायोसिन का हेड होता है वो पुल करता है, खींचता है एक्टिन फिलामेंट को इनवर्ड, अपनी ओर। कैसे अपनी ओर, अगर आप किसी रस्सी को ऐसे पकड़कर, ये रस्सी मान लीजिए, इसको ऐसे पकड़कर अपनी ओर खींच रहे हैं तो किधर हुआ, इनवर्ड हुआ ना। तो वही कह रहा है, तो मायोसिन हेड, जो मायोसिन हेड होता है, ये मान लीजिए हमारा हाथ जो होता है वो मायोसिन हेड है और ये एक्टिन फिलामेंट है, ठीक। तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे अपने ये हमारी हेड हो गया मायोसिन, इसको ऐसे पकड़ कर किधर खींचेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, तभी ना तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो वही कह रहा है कि मायोसिन हेड पुल द एक्टिन फिलामेंट इनवर्ड। जो मायोसिन का हेड होता है वो एक्टिन फिलामेंट को अपनी ओर खींचता है। आगे क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द पावर स्ट्रोक। हम इसी को पावर स्ट्रोक कहते हैं। काजिंग, जिसके कारण जो होता है द मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण जो होता है या जिस कारण जो होता है मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है। तो चलिए इस स्टेप को भी जो है डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। देखें, एटीपी का यूज करके इस सिस्टम में जो है मायोसिन हेड वो इससे बंध जाता है। बंधने के बाद जो होता है वो इनवर्ड, अंदर की ओर खींचेगा। जब खींचेगा तो इसमें क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ये तो इस स्टेप की बात हो गई। लास्ट स्टेप की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, वो होता है रिलैक्सेशन। इसका मतलब होता है आराम की स्थिति। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। एज सुन एज नर्व सिग्नल स्टॉप, जैसे ही नर्व सिग्नल स्टॉप होता है, जैसे ही नर्व सिग्नल जो होता है बंद होता है, वैसे क्या होता है, कैल्शियम इज पम्प्ड बैक इनटू द एसआर, जिसको हम लोग जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जैसे ही नर्व सिग्नल स्टॉप होता है वैसे ही जो कैल्शियम आयन होता है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है बैक हो जाता है या उसके अंदर जो है चला जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, द बाइंडिंग साइट क्लोज अगेन। जो बाइंडिंग साइट होती है वो दोबारा से क्लोज हो जाती है। कैसे होती है, इस लाइन को जो है हम यहाँ डायग्राम के थ्रू जो है समझ लेते हैं। देखिए, जैसे ही सिग्नल जो होता है नर्व सिग्नल स्टॉप होता है वैसे ही जो कैल्शियम आयन होते हैं वो जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बैक हो जाते हैं या उसके अंदर जो है चले जाते हैं। यही तो कैल्शियम होता है जो ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ बंधकर उसके शेप को जो है चेंज कर देता है। जब शेप चेंज होता है तो इस ट्रोपोनिन प्रोटीन के ऊपर जो होती है ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन पाई जाती है, वो क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, हट जाती है। तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है, जो आप रेड कलर से देख रहे हैं गोल गोल, वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। जब कैल्शियम रहेगा ही नहीं, जब सिग्नल रहेगा ही नहीं, तो क्या होगा, ये जो ट्रोपोमाइसिन जो लेयर है, जो फिलामेंट है, वो फिर से जो है एक्टिन फिलामेंट को जो है घेर लेती है। तो उसी कहते हैं बाइंडिंग साइट क्लोज अगेन। तो जो बाइंडिंग साइट होती है दोबारा से क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, द फिलामेंट रिटर्न देयर प्लेस। जो फिलामेंट होता है वो अपने जो है प्लेस पे आ जाता है, अपने मूल स्थान पर जो है चला आता है। एंड मसल रिलैक्स, और मसल क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। यानी कि जैसे सिग्नल मिलेगा फिर ये प्रक्रिया चलेगी, जैसे सिग्नल बंद हो जाएगा फिर ये प्रक्रिया होगी। इस तरीके से जो है मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है वो चलता रहता है। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। हमारा आशा है कि हमने आपको बड़े ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको यह प्रयास, हमारा यह प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। जैसे ही आपका सेशन शुरू होगा बी फार्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का, आप हमको जो है मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा।
हम आपके लिए जो है लाइव क्लास लेकर आएँगे और हम वहाँ पर आपको जो है एक-एक टॉपिक को बड़े बेहतर तरीके से, इससे भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके बताएँगे क्योंकि वहाँ पर हमारे पास टाइम रहता है। यहाँ तो हम जो है टॉपिक को लिख कर पढ़ाना रहता है, जो लिखे हैं उसी के अनुसार उतना पढ़ाना रहता है, लेकिन वहाँ ऐसी टाइमिंग की बाउंडेशन नहीं रहेगा और हम आपको जो है बड़े बेहतर तरीके से जो है लाइव क्लास में पढ़ाएँगे।